तो इसमें अंबेडकर जी ने आपको बताया था कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो, मैं कैसा एक समाज चाहता हूँ जो आदर्श होगा। और उसके लिए उन्होंने 3 चीजें बताई। सबसे पहले स्वतंत्रता, समता या समानता, भ्रातृता। भ्रातृता में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि भाईचारे की भावना, सबको समान अवसर मिलने चाहिए समाज में। और लोकतंत्र इसका अच्छा उदाहरण है। लोकतंत्र ये नहीं कहता किसी को कम या ज्यादा, सबको समानता का अवसर देता है। तो भाईचारे की भावना तो दूध और पानी की तरह मिला हुआ होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती भाईचारे की भावना में। अब आपके जो 2 पॉइंट रह गए, सबसे पहला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम हर तरह से अपने विचारों से, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने साधनों के लिए और अपनी जो भी हमारी चीजें हैं हमसे संबंधित, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन समाज हमें कुछ क्षेत्रों में तो स्वतंत्रता की अनुमति देता है। हमारी सुरक्षा की अनुमति देता है कि हम कैसे सुरक्षित रहें, आवागमन की सुरक्षा देता है, कहीं जाना है कैसे जाएं, संचार के साधनों की सुरक्षा देता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये जो स्वतंत्रता है हमें नहीं मिलती, कि जहां आती है बात वहां किस पर रुक जाती है, जहां आती है कि हम अपने व्यवसाय को अपने अनुसार चुने, वहां हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। वहां समाज क्या कहता है, जिस जाति में जन्म लिया है उसमें करो, तो ये स्वतंत्रता हम उसे नहीं कह सकते। जबकि व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो अपना व्यवसाय अपनी इच्छा से चुन सके। कि और अगर वो ऐसा नहीं करता, उसका व्यवसाय किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा चुना जाता है या निश्चित कर दिया जाता है, तो हम उसे कहेंगे दासता। दासता या गुलामी केवल पराधीन जो कानूनी है वही नहीं होती। कानूनी रूप से हम परतंत्र हैं, गुलाम हैं, किसी के अधीन है, केवल वही नहीं होती। लेकिन यदि हम स्वतंत्र हैं और हमारे लिए जो व्यवसाय है उसका चयन भी कोई दूसरा कर रहा है, तो उसे भी हम किसमें मानेंगे, दासता में। हम किसी के अधीन हैं, दास हैं, है ना, स्वतंत्र नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा हमारे व्यवसाय का निर्धारण करे। हम स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार हम अपने व्यवसाय का निर्धारण करें, तब हम स्वतंत्र कहलाएंगे। ये स्वतंत्रता का अर्थ है। लेकिन वैसे तो हम स्वतंत्र हैं, हम वैसे स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे व्यवसाय को समाज निर्धारित कर रहा है, तो हम स्वतंत्र कहाँ से हुए? नहीं। फिर हम दासता की अंतर्गत आते हैं। दासता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहते, कानून के अनुसार हम पराधीन है उसे ही नहीं कहते। अगर हमारे कार्यों में कोई हस्तक्षेप करता है, हमारी चीजें दूसरा निर्धारित करता है, तो भी वो किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? दासता या पराधीनता के अनुसार। तो उनका कहना है कि मनुष्य हर तरह से स्वतंत्र हो, समाज में हर मनुष्य को हर तरह की स्वतंत्रता हो, वो अपनी सुरक्षा, आवागमन, अपना व्यवसाय सब कुछ अपने अनुसार कर सके, तब हम उसे स्वतंत्र मान सकते हैं। दूसरा आता है अब समता या समानता। समाज में सबको समानता मिलनी चाहिए, लेकिन समानता के अंतर्गत इन्होंने अलग अलग 3 विषय लिए हैं। और 3 समता के अंतर्गत कौन कौन से लिए हैं? सामाजिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन आधारों पर हमें समानता मिलनी, समानता के ये आधार निश्चित किए गए। लेकिन यदि हम ऊपर वाले 2 को देखें कि सामाजिक वंश परंपरा, किसी को अपने वंश से ही, उसका वंश मतलब इतना समृद्ध है, पढ़ा लिखा है, व्यवसाय में बहुत आगे है, तो अगर कोई बच्चा उस वंश में जन्म ले रहा है, तो वो प्राकृतिक रूप से कैसा होगा? उसे तो वो स्वयं अपने आप मिल गई ना सारी चीजें, उसने कोई प्रयत्न नहीं किया इसके लिए। तो ये तो मनुष्य के हाथ में नहीं है कि भाई हम किस वंश में उत्पन्न हो। जैसे हम ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए, हमारे हाथ में तो नहीं है हम किस वंश में उत्पन्न हो। जो चीजें माता पिता से मिल रही है हमें, जो चीजें किस वंश में पैदा हो, और सामाजिक उत्तराधिकार, साथ में हमें जो समृद्धि है, कुछ तो कोई जमींदार वर्ग में हो रहा है, पैसे वाले घर में पैदा हो रहा है, और कोई जो कूड़ा करकट उठाने वाले हैं उनके घर में पैदा हो रहा है। तो क्या दोनों को समान अधिकार मतलब समान अधिकार नहीं मिलने चाहिए?
अगर ऊपर वालों को दो को देखे, सामाजिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, इनके अनुसार कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के हाथ में नहीं है कि हमें जन्म लेते समय हमें क्या मिले, किस वंश में पैदा हो और सामाजिक रूप से हमें क्या मिले। कुछ तो बहुत अमीर होते हैं, पहले से ही बहुत अमीर हैं, अब उसी वंश में जन्म ले लिया तो सब कुछ उन्हें मिल गया। अब कोई पढ़ा लिखा है, कोई आगे बढ़ना वाला है, विद्वान परिवार है निरंतर, तो उसे तो वो सारी चीजें बच्चे को अपने आप मिल गई। लेकिन क्या उसकी तुलना फिर छोटे परिवार में, निम्न जाति में जन्म लेने वाले बच्चे के आधार पर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? अधिकार तो दोनों को समान मिलने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये इसे सामाजिक वंश परंपरा मिल गई, ये आगे बढ़ गया तो इसे ज्यादा, और ये सामाजिक उत्तराधिकार की भावना इसके अंदर है, मतलब सब कुछ पहले से उसे प्राप्त हो गया तो उसे हम ज्यादा देंगे। नहीं, बल्कि हमारी समानता इन दोनों पर नहीं होनी चाहिए। हमारी समानता का आधार ये दोनों पॉइंट नहीं होने चाहिए, ये दोनों बिंदु नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें मनुष्य का अपना कोई अधिकार नहीं होता। वो किस वंश परंपरा में जन्म हो, उसे क्या मिले अपने। अब कुछ लोग तो बहुत अमीर परिवार में पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब में होते हैं, तो ये तो उनके हाथ में नहीं है ना कौन से अच्छे में हो। तो हमें इन दोनों के आधार पर, इन दोनों बिंदुओं के आधार पर नहीं तुलना करनी चाहिए, बल्कि जो तीसरा बिंदु है मनुष्य के अपने प्रयास, ये मनुष्य के बस में है, ये मनुष्य के बस में है। अब सभी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, सबको बराबर पढ़ाती हूँ मैं। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल किनारे पर होते हैं और कुछ बच्चे पास होने के लायक नंबर नहीं ला पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि उसने प्रयास नहीं किया। जिसने प्रयास किया, प्रयास अपने हाथ में, प्रयत्न अपने हाथ की बात है। जिसने प्रयास किया, जिसने पढ़ाई की, वो तो अच्छे नंबरों पे पहुंच गया। जिसने प्रयास ही नहीं किया, जो हमारे बस की बात है, मनुष्य के बस की बात है, जिसने प्रयास नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, तो वो क्या हुआ? वो पीछे रह गया। तो हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, मुख्य रूप से उनका कहना है कि इस आधार पर मिलना चाहिए। मनुष्य के अपने प्रयास अपने बस में हैं, मनुष्य के अपने प्रयास अपने बस में है। इस आधार पर हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो दोनों ऊपर के बिंदु हैं, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम किस वंश परंपरा में हो, हमारे सामाजिक रूप से उत्तराधिकार के रूप में हमें क्या मिले, हमें तो नहीं, हमारे हाथ में तो नहीं है। ये चीज, ये बिंदु हमारे हाथ में है, मनुष्य के अपने प्रयास। तो इसके आधार पर मनुष्य को समानता के अवसर जरूर मिलने चाहिए। अगर कोई अच्छा है, चाहे निम्न जाति का है, तो अगर वो बहुत अच्छा है, प्रतिभाशाली है, तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। किस वंश में पैदा हुआ है, उसे क्या मिला है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बेटा ये चीज क्लियर हुई कि जो समानता का अधिकार है, मुख्य रूप से वो ये जो आपका तीसरा वाला बिंदु है, मनुष्य के अपने प्रयास, इस पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मनुष्य के हाथ में है, हम क्या करें। जो करेगा वो आगे बढ़ना चाहिए, जो नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। तो समानता हो गई। अब आता है भ्रातृता, मैंने आपको समझा दिया, भाईचारे की भावना जो लोकतंत्र का आधार है। फिर है आपका सामाजिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार का भेद अनावश्यक। अभी यही बात मैंने आपको समझाई कि मनुष्य के अपने बस में ये चीज नहीं है कि वो किस परंपरा में, वंश में पैदा हो रहा है या उसे उत्तराधिकार के रूप में क्या मिल रहा है। भाई कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ सभ्य लोग हैं, और वही तो अलग करते हैं। जो जंगली लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, पढ़ाई का कोई अनुभव नहीं होता, सभ्यता का कोई अनुभव नहीं होता। तो वो चीज अलग करती है, उस सामाजिक उत्तराधिकार उसे अलग करता है उन जंगली लोगों से। और जो उसके घर में जन्म बच्चा लेता है उसे अलग करता है, उसे सभ्य बनाता है। जबकि इतनी सभ्यता उनमें नहीं होती, उन्हें सिखाई नहीं जाती हो, तो उसी रूप में चलते रहते हैं। तो ये जो है सामाजिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार का भेद, ये अनावश्यक है। इनके आधार पर समानता नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसके आधार पर करनी चाहिए? मनुष्य के अपने प्रयास, जो उसके बस में है, मनुष्य जो कर सकता है। और आगे आता है आपका राजनेताओं के व्यवहार में समता। एक उदाहरण हम देख सकते हैं, व्यवहार्य सिद्धांत कहते हैं, व्यवहार में समता को व्यवहार्य सिद्धांत। एक जैसा व्यवहार करना,
जो नेता लोग होते हैं चुनावी सभाओं में जाते हैं, अब उन्हें सबका तो अलग अलग पता नहीं होता व्यवहार किसका कैसा है। हर वर्ग का लोग आता है उनकी चुनावी सभा में, तो वो क्या अपनाते हैं, वो अंतर नहीं करते, दो वर्ग नहीं बनाते, ऊंचा नीचा वर्ग नहीं बनाते, बल्कि उनकी सभा में सभी लोग आते हैं, तो वो सबको समानता के रूप में लेते हैं। एक और वो भी आधार रखते हैं मानवीयता, मानवीयता का समान व्यवहार करते हैं सबके साथ। ऐसा तो वो नहीं कहते जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके लिए ये होगा, जो नीची जाति के लोग हैं उनके लिए ऐसा, ऐसा नहीं कहते। वो सबके लिए समान, या तो उनकी इस उन्हें जो वो ऐसा करते हैं उनकी मजबूरी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जितने लोग वहां एकत्र होते हैं वो सबके व्यवहार के बारे में नहीं जानते, सबके बारे में नहीं जाते, किस जाति का है, किस वंश का है, क्या है, कुछ नहीं जानते उनके बारे में। तो वो सबके साथ एक तरह से समानता का व्यवहार लेकर चलते हैं, व्यवहार्य सिद्धांत कहते हैं जिसे। वो सबके साथ अब जो भी बात कहेंगे, वो जितने भी लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के, अमीर है, गरीब है, कोई भी हो, वो सबके लिए एक जैसी बात कहते हैं। और उसका आधार भी क्या होता है? उसका आधार भी होता है कि मानवता को साथ लेकर चलना, मानवीय गुणों से युक्त बात कहते हैं वो। बाद में अलग बात है वो क्या करें, लेकिन उस समय वो मानवता से युक्त समान व्यवहार करते हैं। ये हो गया आपका ये राजनेताओं का सबके साथ व्यवहार। भाई उनका ये मजबूरी भी हो सकती है, सबके बारे में नहीं जानते तो सबको एक जैसा कहते हैं। तो आज बताया मैंने आपको मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो अम्बेडकर चाहते थे कैसा, उनके अनुसार एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। 3 बातें बताई, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। भ्रातृता भाईचारे की भावना, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लोकतंत्र का जो स्तंभ है। दूसरा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हर प्रकार की मिलनी चाहिए, जबकि समाज कुछ चीजों में तो उसे स्वतंत्रता देता है और कुछ चीजों में नहीं देता, जैसे अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता। अगर व्यक्ति को वो स्वतंत्रता नहीं मिलती तो वो स्वतंत्र नहीं कहला सकता। वो किस में आएगा फिर? दासता में। वो दासता में आएगा, केवल कानूनी रूप से वो गुलाम है ऐसा नहीं है। यदि हम स्वतंत्र हैं और हमारे पेशे का निर्धारण कोई दूसरा कर रहा है तो अभी हम दासता की श्रेणी में आते हैं। तीसरा आता है आपका समता। समता के लिए इन्होंने 3 बिंदुओं को लिया है, सामाजिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयास। और उनका कहना है कि ऊपर के 2 बिंदुओं को साथ में ना लेकर हमें तीसरे के अनुसार समानता का व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि सामाजिक वंश परंपरा में उसे पीछे से क्या मिला है, नहीं, उसके मनुष्य, क्योंकि ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है, मनुष्य के अपने प्रयास क्या है इसके आधार पर समानता करनी चाहिए। अगर छोटी जाति का बच्चा है या व्यक्ति है और वो भी प्रयास या प्रयत्न करके आगे बढ़ना चाहता है तो उसे औरों के बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए, आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके वंश परंपरा और उत्तराधिकार के लिए नहीं उसे पीछे छोड़ना चाहिए। तो ये हमारे हाथ में है, कौन सा? अब मनुष्य के अपने प्रयास। तो इसके आधार पर समानता होनी चाहिए। फिर है कि सामाजिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार का भेद अनावश्यक, मतलब ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हमें आदर्श समाज देना है तो इन बिंदुओं के आधार पर हमें समानता नहीं करनी, बल्कि हमें समानता करनी है मनुष्य के अपने प्रयास पर। और राजनेताओं के व्यवहार में क्यों समानता होती है? वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, एक समान व्यवहार सिद्धांत का पालन करते हैं, और वो भी मानवता से युक्त, क्योंकि वो सबके बारे में अलग अलग से उनको जानकारी नहीं होती। हर वर्ग का ना, ऊंच नीच, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, सब उसके वर्ग में आते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सबके के बारे में जान सके, इसलिए वो क्या करता है कि वो सबके साथ समान व्यवहार करता है। इसे व्यवहार्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो बेटा ये था आज आपका मेरी कल्पना का आदर्श समाज।